नमस्कार। क्या आप डिले पेमेंट की वजह से परेशान हैं? क्या आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 43 बी के बारे में पता है? गवर्नमेंट द्वारा एमएसएमई एंटरप्रेन्योर के लिए सेक्शन 43 बी में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसे कि आज मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। बजट 2023 में एक अमेंडमेंट आया है, जिसकी वजह से सभी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को होना बहुत ज़रूरी है। यह अमेंडमेंट उन एमएसएमई के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज की वजह से अपना बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं। यह चेंजेज अमेंडमेंट इनकम टैक्स की स्कीम 43 में की गई है। अब मैं सबसे पहले बताता हूं कि सेक्शन 43 बी है क्या। यह इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 43 बी आपको बताता हूं। इनकम टैक्स में कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन तभी मिलता है जब आप उसका एक्चुअल पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद सेक्शन 43 बी में एक प्रोविजो भी है जो बताता है कि यह डिडक्शन आपको एक्चुअल बेसिस पर भी अलाउ हो सकता है यदि आप इसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं। इस सेक्शन 43 बी में बजट 2023 में एक नया क्लॉज एच इंसर्ट किया गया है, जिससे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को टाइमली पेमेंट हो सके। अब हम आप सबसे पहले बात समझते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की डेफिनेशन में कौन कौन से इंटरप्राइजेज कवर हो सकते हैं। माइक्रो इंटरप्राइजेज में उन इंटरप्राइज को रखा गया है जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम या जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। स्मॉल इंटरप्राइजेज में वो इंटरप्राइज कवर होते हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है या जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। मीडियम इंटरप्राइजेज में वो इंटरप्राइज कवर होते हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है या जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। यह नया क्लॉज एच सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के बेनिफिट के लिए है। यह अमेंडमेंट मीडियम इंटरप्राइजेज के बेनिफिट के लिए नहीं है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यह अमेंडमेंट किस तरह से एप्लीकेबल होगा। यदि कोई एग्रीमेंट पेमेंट से रिलेटेड नहीं किया गया है तो 15 दिन में यह पेमेंट करनी होगी। इसका मतलब यह है, अगर आपने माइक्रो या स्मॉल एमएसएमई से कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ली है तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी, फिर चाहे आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज इंटरप्राइज कोई भी हो। यदि कोई एग्रीमेंट किया गया है जिसका मैक्सिमम पीरियड 45 डेज तक मेंशन किया गया है तो एग्रीमेंट के पीरियड तक पेमेंट करनी होगी। यदि एग्रीमेंट 45 दिन से ऊपर किया गया है तब भी पेमेंट 45 डेज में करनी होगी। अब मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं जहां मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सेक्शन 43 बी में कंडीशंस को एग्जाम्पल के द्वारा। पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट 15 दिन में करनी होगी। अगर बायर ने 15 दिन में पेमेंट कर दी है तो एक्सपेंसेस का डिडक्शन 43 बी में सेम ईयर में मिल जाएगा। यदि बायर ने पेमेंट 15 दिन में नहीं की है लेकिन उसने फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से पहले पेमेंट कर दी है तो डिडक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी। यदि बायर ने पेमेंट उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं की है और नेक्स्ट फाइनेंशियल में पेमेंट की है तो डिडक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एग्रीमेंट है जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 45 डेज है। यदि पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट होती है और एज पर एग्रीमेंट होती है, लेकिन जो पेमेंट है बायर ने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे से पहले कर दी है, इस एक्सपेंसेस की डिडक्शन सेम फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी। दूसरा कंडीशन है कि यदि बायर ने पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट की है और नेक्स्ट ईयर में की है तो डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पेमेंट बिफोर ड्यू डेट कर दी है तो बायर को डिडक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी जिस ईयर में उसने पेमेंट कर दी है। अब मैं सेक्शन 43 बी के अमेंडमेंट को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। ये अमेंडमेंट 1/4/2023 फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होंगे। केस नंबर 1, इसमें इनवॉइस डेट 6/1/2024 है। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं की डेट नहीं है। ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट
कोई नहीं होगी इसमें। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 20/1/2024 होगी और एक्चुअल पेमेंट बायर ने 17/1/2024 को किया है। इस तरह से इस एक्सपेंसेस का डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्लाइंट को मिलेगा। दूसरा केस है कि ड्यू डेट इनवॉइस डेट 6/1/2024 है, इसमें भी कोई एग्रीमेंट डेट नहीं है। ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट कोई नहीं है। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 20/1/2024 है और एक्चुअल पेमेंट 25/3/2024 को की गई है। क्योंकि पेमेंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले कर दी गई है, इसलिए इस एक्सपेंसेस का डिडक्शन 2023 और 24 में मिल जाएगा बायर को। तीसरा केस है जिसमें इनवॉइस डेट 6/1/2024 है, इसमें भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट कोई नहीं है। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 20/1/2024 है। एक्चुअल पेमेंट बायर ने 15/4/2024 को किया है। इस मतलब कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद पेमेंट की गई है और ड्यू डेट के बाद पेमेंट की गई है। तो इस केस में डिडक्शन बायर को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिलेगी। अब हम चौथा केस देखते हैं जिसमें इनवॉइस डेट 25/3/2024 है, इसमें एग्रीमेंट नहीं है, तो ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट भी कोई नहीं है। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 8/4/2024 है और एक्चुअल पेमेंट उस क्लाइंट ने बायर ने 31/3/2024 को कर दी गई है। क्योंकि पेमेंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज से पहले कर दी गई है, तो इसका डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिल जाएगा बायर को। अब पांचवा केस देखते हैं जिसमें इनवॉइस डेट 25/3/2024 है, इसमें भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए ड्यू डेट एज एग्रीमेंट के हिसाब से कोई नहीं होगी और ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 8/4/2024 है। एक्चुअल पेमेंट बायर ने 3/4/2024 को किया, तो इसमें पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दी गई है, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बायर को डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम छठवां केस देखते हैं जिसमें इनवॉइस डेट 25/3/2024 है, इसमें भी कोई एग्रीमेंट की डेट नहीं है, इसलिए ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट कुछ नहीं होगी और ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 8/4/2024 है। एक्चुअल पेमेंट 8/4/2024 को किया गया, इसका मतलब ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया गया और फाइनेंशियल ईयर क्लोज के बाद पेमेंट की गई, इसलिए इस केस में डिडक्शन बायर को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मिलेगी। मैं कुछ और केस के माध्यम से बताना चाहता हूं जिसमें पेमेंट एग्रीमेंट डेज मेंशन होते हैं। केस नंबर 7, इसमें इनवॉइस डेट 6/1/2024 है, पेमेंट एग्रीमेंट डेज हैं 45 डेज के और ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट 19/2/2024 हुई। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट के हिसाब से 19/2/2024 हुई। एक्चुअल पेमेंट 15/1/2024 को कर दिया गया। मतलब इसका मतलब है कि इसमें बायर ने एक्चुअल पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दी गई, तो इसमें बायर को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इस एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा। अब केस नंबर 8, इसमें इनवॉइस डेट 6/1/2024 है, एग्रीमेंट डेट 45 डेज हैं और ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट 19/2/2024 है। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 19/2/2024 है। एक्चुअल पेमेंट 25/3/2024 को कर दी गई, इसका मतलब ड्यू डेट के बाद पेमेंट की गई है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले पेमेंट कर दी गई है, इसलिए इस केस में बायर को डिडक्शन 2023-24 में मिल जाएगा। अब केस नंबर 9 देखते हैं, इसमें इनवॉइस डेट 6/1/2024 है और पेमेंट टर्म 45 डेज के हैं। ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट 19/2/2024 है और ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 19/2/2024 है। तो एक्चुअल पेमेंट 25/4/2024 में की गई, मतलब इसका मतलब है कि इसमें फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद और ड्यू डेट के बाद पेमेंट की गई, तो इसमें डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा बायर को जिस ईयर में उसने पेमेंट की गई है। इस हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बायर को डिडक्शन मिलेगी। अब हम केस नंबर 10 देखते हैं जिसमें इनवॉइस डेट 25/3/2024 है, एग्रीमेंट टाइम 45 डेज है। ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट इज 8/5/2024 है। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 8/5/2024 है। एक्चुअल पेमेंट 30/3/2024 को कर दी गई है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले पेमेंट कर दी गई है। इस केस में बायर को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम केस नंबर 11 देखते हैं, इसमें इनवॉइस डेट 25/3/2024 है,
और एग्रीमेंट टाइम 45 डेज का है। ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट 8/5/2024 है। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 8/5/2024 है। पेमेंट एक्चुअल 25/4/2024 को कर दी गई है। इसका मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी गई है। इस केस में बायर को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम 12वां केस देखते हैं। इनवॉइस डेट 25/3/2024 है। पेमेंट एग्रीमेंट टाइम 45 डेज है। ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट 8/5/2024 है। ड्यू डेट एज पर MSMED एक्ट 8/5/2024 है। एक्चुअल पेमेंट डेट 15/5/2024 है। इसका मतलब ड्यू डेट के बाद पेमेंट की गई है और फाइनेंशियल ईयर डेट के बाद पेमेंट की गई है, इसलिए बायर्स को इस केस में डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में मिलेगी। इस अमेंडमेंट के बाद माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को पेमेंट जल्दी मिलेगा, जिसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होगी। लेकिन आपको पेमेंट भी जल्दी करना पड़ेगा यदि वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से परचेज करते हैं। मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेस को भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को टाइमली पेमेंट करना होगा। इस नए अमेंडमेंट से कंप्लीट इकोसिस्टम में कैश फ्लो का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इस अमेंडमेंट से माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को कैश की किल्लत से रिलीफ मिलेगा। अब MSME ओनर अपना फोकस प्रोडक्शन और सेल्स पर कर पाएगा और ज्यादा सेल्स कर पाएगा। यदि आपने MSME में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप फाइनेंस सेवा से कांटेक्ट कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है और आप बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि देश भर में सरकार द्वारा दिए गए सभी प्रकार के लोन्स और गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लोन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट और CMA डाटा बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या आप हमारी वेबसाइट financeseva.com पर विजिट करके इंक्वायरी फॉर्म भी भर सकते हैं। आप अपने राय और विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्कीम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।